साथियों नमस्कार। हम यहाँ नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर देख लेते हैं। इसमें हम सभी चीज समझेंगे, जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम, प्राइस कॉन्सेप्ट, वेरियस फार्मूलाज, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई या आईआईपी। इनके कॉन्सेप्ट को जीडीपी के क्या साथ क्या दिक्कत है, अन्य इंडिकेटर्स क्या है, और उसके बाद हम मनी एंड बैंकिंग देखेंगे काफी डिटेल में, जिसमें फंक्शंस ऑफ मनी, करेंसी, चेक, क्रिप्टो करेंसी, जो बाकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, आरबीआई के बारे में देखेंगे, आरबीआई क्या क्या पब्लिश करता है, अदर बैंक्स के बारे में देखेंगे, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, या अलग अलग टाइप के अकाउंट्स देखेंगे, टूल्स जो आरबीआई के पास मौजूद है उनको हम देखेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एटसेट्रा। इस लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। ओके, कल हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिया था, यह आपने देखा था कि इंडिया एट इंडिपेंडेंस एंड प्लानिंग। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड वी विल कवर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज होता है एक सेपरेट ब्रांच के रूप में जब जॉन मैनार्ड कीन्स इन्होंने अपनी किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। इन्होंने इस किताब को लिखा था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s के एंड में या 1930s में आप कहेंगे, तो उसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने ये किताब लिखी थी। अगर पूरी मार्केट में हम देखें कि कौन कौन से आर्थिक प्लेयर्स हैं जो काम करते हैं, तो फर्म्स होता है जो हमें गुड्स को, जैसे कोई फैक्ट्री है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है या सर्विस देता है, और वो किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। दूसरा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है? जैसे कानून बनाना, स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना। तीसरा प्लेयर है हाउस होल्ड। हम लोग हैं, जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, सेविंग भी करते हैं और टैक्स पे करते हैं सरकार को। तो ये 3 मेजर इकोनॉमिक प्लेयर्स माने जाते हैं। तो हमने ओरिजिन देख लिया, प्लेयर्स ऑफ देख लिया। नाउ इकोनॉमी में आपको जब जीडीपी कैलकुलेशन, जीएनपी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बार बार आएंगे, ये टर्म्स बार बार आएंगे। एक टर्म है कि फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि आप अपने कंजम्पशन के लिए, जैसे फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, इस आधार पर हम मापते हैं कि उसका एंड यूज क्या है। इस टर्म पे ध्यान देंगे, एंड यूज क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कि आटा है, और आटे से अगर हम रोटी बनाकर खा जाते हैं तो वही हमारा जो है फाइनल गुड हो गया। लेकिन उसी आटे का प्रयोग कर अगर उसमें हम चीनी मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, कोई बिस्किट बना देते हैं, तो आटा यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड हुआ और जो बिस्किट है वो हमारा फाइनल गुड हुआ। ठीक है, तो फाइनल गुड को फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता है, जैसे फूड है, क्लॉथिंग है, कपड़ा हम पहन लेते हैं, खाना खा लेते हैं। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स हमने उदाहरण के माध्यम से दे दिया कि यह इनपुट के रूप में प्रयोग होगा फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में। जैसे कोई स्टील का सीट है, तो स्टील का प्रयोग करके हम ऑटोमोबाइल, मान लीजिए हमने कोई टोयोटा का गाड़ी बना दिया, तो वो क्या हो गया? ऑटोमोबाइल बना दिया, तो वो हमारा हो गया फाइनल गुड। तो क्या इंटरमीडिएट गुड को हम जीडीपी कैलकुलेशन में यूज करते हैं? अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आए तो जी नहीं, हम इंटरमीडिएट गुड का जीडीपी कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगा, और डबल काउंटिंग हुआ तो हमें इन्फ्लेटेड फिगर दिखेगा, यानी फिगर एक बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो हम केवल जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे। नाउ स्टॉक्स और फ्लोज में क्या अंतर है? स्टॉक मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कितना है, उदाहरण कैपिटल। और फ्लो एक एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में देखते हैं, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट होता है हमारा। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड एसेट था प्लस जो चेंज इन स्टॉक हुआ, मतलब आप इसको लेमन टर्म में ऐसे समझ लीजिए कि टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट करके कितनी थाती पहुंच गई। राइट नाउ फिजिकल कैपिटल के टाइप्स देख लेते हैं। पहली चीज जानिए कि फिजिकल कैपिटल है क्या। तो ये टेंजिबल है, मैनमेड एसेट्स हैं जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल हो गया इसको हम रिपीटेडली यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, मशीन है, व्हीकल है, कंप्यूटर है, मतलब जैसे कंप्यूटर है तो हम उसको बार बार यूज करेंगे, रोज के काम में यूज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर एक यूनिट ऑफ गुड हमने प्रोड्यूस कर दिया तो अब कंप्यूटर को फेंक देंगे, नहीं।
वर्किंग कैपिटल होगा, जैसे कि आप रॉ मटेरियल रोज का रोज लाएंगे, कैश आता जाएगा, फ्यूल होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इनटैंजिबल कैपिटल होगा, ये फिजिकल फॉर्म में ऑफ कोर्स नहीं होता है, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड वैल्यू है, ह्यूमन कैपिटल है, ये इनटैंजिबल है, राइट। नाउ ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टियर आउट। जैसे कोई सामान हमने आज खरीदा, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी, धीरे धीरे करके वियर एंड टियर होगा उसमें। तो वो जो वैल्यू घटता जाता है, और जब हम उसको घटा देते हैं, कभी भी याद रखिएगा, जब भी हमें ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है तो हमें डी घटा देना है, डिप्रिसिएशन घटा देना है। तो यानी जैसे हम ग्रॉस में से डी घटाएंगे, जी माइनस डी, तो ये याद रखेंगे, हमेशा आएगा ये आगे चैप्टर्स में, तो वो एन हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो डिप्रिसिएशन क्या है? एनुअल अलाउंस है फॉर वियर एंड टियर ऑफ द कैपिटल गुड्स। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने क्या कहा, नेट तभी निकलता है जब हम ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटा दें। ग्रॉस यानी क्या? हमारा पूरा, राइट। और डिप्रिसिएशन यानी क्या? उसमें से जो वैल्यू घट गई, डिप्रिसिएट कर गई, तो उसमें हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। नाउ कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी हम कितना कैपिटल लगाएंगे कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिए, अगर ये हाई है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है इकोनॉमी के लिए, सबड्यूड ग्रोथ समझा जाता है। आईसीओआर यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कितना एडिशनल हम कैपिटल लगाते हैं ताकि 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाए। अगर आईसीओआर ज्यादा है तो हमारी जो प्रोडक्शन है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेस इफिशिएंट प्रोडक्शन है। नाउ जीडीपी क्या है? देखिए, जीडीपी टोटल मार्केट वैल्यू है सभी फाइनल गुड्स का। मैंने क्या कहा, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जोड़ेंगे, केवल गुड्स नहीं, सर्विसेज भी शामिल हैं इसमें, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर्स। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर्मली हम 1 साल लेते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज दोनों जो इंडियन टेरिटरी में मान लीजिए काम कर रही है, तो उसको हम शामिल करते हैं। एनडीपी, फिर मैंने कहा जब भी एन निकालेंगे तो जी में से डी घटा देंगे, तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटेगा तो एनडीपी हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नेशनल इनकम, ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या होता है नेशनल इनकम? मतलब आप ऐसा समझिए कि नेशनल्स का इनकम, हमारे जितने भी लोग इंडियंस हैं वो कहीं भी काम करें और उनकी जो इनकम होगी वो नेशनल इनकम होगी। यानी टोटल इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स में हो सकता है कोई ब्राजील का आदमी भारत में रह रहा हो, राइट, एंड बिजनेसेस ऑफ ए कंट्री रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। जैसे अगर ब्राजील का आदमी भारत में रहता है तो उसकी जो इनकम होगी हम अपने नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे, वो ब्राजील के नेशनल इनकम में जाएगा। ब्राजील का आदमी भारत में आकर कहीं काम कर रहा है तो हम उसकी अपने जीडीपी में जोड़ेंगे, हालांकि उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, बट समझने के लिए समझिए कि हम उसको अपनी जीडीपी में जोड़ेंगे। नाउ एक्सक्लूड्स द इनकम ऑफ फॉरेन कंपनीज विद इन इंडिया, अगर कोई विदेशी कंपनी जो भारत में काम कर रही है तो उसका हम नहीं जोड़ेंगे, जैसे ब्राजील की कंपनी मान लो काम कर रही है, लेकिन इंडियन, अगेन तो जब जाहिर सी बात है जब उसका हम नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ की अगर कोई कंपनी जाकर वहां काम कर रही है तो हम उसको जोड़ लेंगे। नाउ 3 मेथड्स आपको नॉर्मली मिलेंगे जीडीपी कैलकुलेट करने का। पहला होगा प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन। हर लेवल पे जितनी जितनी वैल्यू एडिशन होती जाएगी, जैसे एक किसान है तो वीट उगाया, फिर दूसरे ने उसमें कुछ चीनी मिलाया या कुछ और मिलाया, तो जितने लेवल पे वैल्यू एडिशन होता जाएगा उन सबको जोड़ देंगे तो हमें प्रोडक्ट या वैल्यू एडिशन मेथड में जीडीपी निकल जाएगा। दूसरा है कि हम खर्चा कितना करते हैं, जैसे हमने कितना कंज्यूम किया, सी, कितना इन्वेस्ट किया, आई, सरकार ने कितना खर्च किया, जी, और एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब है यहाँ एक्सपोर्ट, यानी हमने जितना एक्सपोर्ट किया उसमें से जितना हमने इंपोर्ट किया उसको घटा देंगे, तो इससे भी हमारा जीडीपी निकल जाएगा। तीसरा मेथड है इनकम मेथड। उदाहरण यहां दिया है, आप देख लेंगे इनकम मेथड। देखिए, इसमें क्या होता है कि जितनी मान लीजिए कि मजदूरी आई, वेज, प्रॉफिट जितना, मतलब हमें मुनाफा हुआ, इंटरेस्ट जो ब्याज आया और जो रेंट मिलता है, तो इन चारों को
PIR, इन चारों को जोड़ देंगे तो इनकम मेथड के तहत हमें जीडीपी निकल जाएगा। तीनों से ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी वो समान आएगी। नाउ प्राइस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें हम जोड़ते हैं अगेन वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जिसकी हमने अभी इनकम मेथड में बात की। दूसरा है बेसिक प्राइस। इसमें हम जोड़ते हैं जो ऊपर वाला फैक्टर कॉस्ट है उसको, इसके साथ हम जोड़ते हैं प्रोडक्शन पे टैक्स। अब और घटा देते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, घटा देते हैं प्रोडक्शन पे जो सब्सिडी हमें मिलता है। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स, ये दो टैक्सेस में अंतर समझ लीजिए। जो प्रोडक्शन टैक्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन है। जैसे कि वो एक बार आपका लग गया तो लग गया, मतलब एक तरीके से आप समझिए कि ऐसा है कि हर बार नहीं खर्च हो रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है वो ऐसा है कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उस पे लगेगा, पर यूनिट लगेगा। जैसे प्रोडक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया जीएसटी, और प्रोडक्शन टैक्स का एग्जांपल हो गया कि लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू आपका एक फिक्स्ड लैंड है, तो आप चाहे मान लीजिए कि आपका 2 कट्ठा का लैंड है, तो 2 कट्ठा लैंड में आप कितना भी प्रोडक्शन करें, जो प्रोडक्शन टैक्स होगा वो सेम होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते जाएंगे चीजों को तो जीएसटी तो ज्यादा लगेगा, कम प्रोड्यूस करेंगे तो जीएसटी कम लगेगा। तो बीपी में जब हम फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स जोड़ देते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा देते हैं, और मार्केट प्राइस में हम क्या कहते हैं, अब बीपी को जोड़ लीजिए, मतलब हम ऐसे बढ़ेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले इसको जोड़ लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। नाउ ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, और याद रखने का जरूरत नहीं है, आप डिराइव कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इनको डिराइव करना कैसे है। देखिए, एनडीपी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन घटा दिए थे तो एनडीपी आ गया था। तो वही चीज यहां पे है कि एनडीपी अगर मार्केट प्राइस पे निकालना है तो चूंकि हमें पहुंचना है एन तक, तो एन हमने बताया ना कि कभी भी जी में से डी घटा देंगे तो एन आपको मिल जाएगा। तो जीडीपी एमपी एनडीपी एमपी है और डिप्रिसिएशन घटाए तो मिल गया। ओके, नाउ जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे है, तो इसका अगर हमें निकालना है तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे, और कभी भी जब हम एमपी से एफसी पे जाएंगे तो हम एनआईटी घटा देंगे, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को घटा दिया जाता है, मतलब जो सरकार टैक्स लगाती है और जो सरकार हमें सब्सिडी देती है, ठीक है। सॉरी। इसी तरह एनडीपी एफसी है, तो एफसी से जब भी हम एमपी पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम एनआईटी घटा दे रहे हैं, तो ये सेम रहा। एफसी से हमें एमपी पे जाना है, बस एनआईटी हमने घटा दिया। फॉर्मूला डिराइव करना सीख लेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी। नाउ जीएनपी एमपी है, तो यहां पे क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे है, और चूंकि यहां पे एन है, नेशनल है, और हमें बदलना है यहां जीडीपी में, तो जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहां नेट की यूज किया गया है क्योंकि जो विदेशी आकर भारत में कमाए हैं हम उनका हटाएंगे, और जो भारतीय लोग विदेश में जाकर कमाए हैं हम उनका जोड़ेंगे। इसी तरह जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जब हम निकालेंगे तो एमपी में से अगेन एनआईटी घटा देंगे। मार्केट प्राइस पे अगर एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, और यहाँ जी है, तो मैंने क्या बोला कि जब भी एन हमें निकालना होगा तो डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी है कि एनडीपी एमपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हैं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट याद रखेंगे, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एनएनपी एमपी, और चूंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे तो वो एफसी पे निकल जाएगा। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में, तो जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए, अगर अगेन इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी यानी एनआईटी कर देंगे तो निकल जाएगा। जीवीए बेसिक प्राइस पे तो जीवीए एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीवीए फैक्टर कॉस्ट पे तो जीवीए बेसिक प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट ये आपको याद होने चाहिए। नाउ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक टोटल मार्केट वैल्यू है सभी गुड्स एंड सर्विसेज का, जो एक कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा, ध्यान देंगे चूंकि यहाँ पे क्या है नेशनल, तो एक कंट्री का डोमेस्टिक नहीं है, नेशनल है, एक कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा कहीं भी दुनिया में प्रोड्यूस किया जाए। तो जीएनपी जब हम भी कैलकुलेट करेंगे जीएनपी,
तो जीडीपी में एनएफआईए जोड़ देंगे, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। दूसरे लोगों को निकाल देंगे, अपने लोगों का इनकम जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जहां ना तो हम अपना सामान कहीं भेजते हैं और ना ही हम किसी और से सामान लेते हैं, अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं और अपने यहाँ खाते हैं, मतलब ना उधो का लेना ना माधो का देना। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाएगा। अब सिंपल सा बात है कि जब हम किसी को दे ही नहीं रहे, ले ही नहीं रहे हैं, तो जीएनपी और जीडीपी तो बराबर ही, अपने ही लोग अपने ही यहाँ काम कर रहे हैं। नाउ एनएनपी, अगेन मैंने बताया कि जी में से डी घटा दीजिए तो एन निकल जाएगा। नेशनल इनकम ये ऊपर हमने देख ही लिया। पर्सनल इनकम, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। पर्सनल इनकम बराबर जो होता है कि नेशनल इनकम में से वैसी प्रॉफिट्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसको घटा देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स जो लगा है उसको घटा देंगे, और नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो हाउस होल्ड ने किया है उसको घटाइए, और ट्रांसफर पेमेंट जो हाउस होल्ड को मिला है, ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि स्कॉलरशिप होता है, मतलब उसको देना नहीं है। नाउ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो आपके लिए आपके डिस्पोजेबल के लिए है, तो इसमें से जाहिर सी बात है आपको टैक्स हटाना पड़ेगा। नॉन टैक्स भी अगर कोई पेमेंट करते हैं तो भी हटाना पड़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम आप उसको कैसे अपने डिस्पोजेबल के लिए रख सकते हैं जो टैक्स आपको पे करना है। इसी तरह नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है एनएनपी प्लस एमपी प्लस अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और प्राइवेट इनकम में लगभग सभी चीज आ जाता है। नाउ नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर देख लेते हैं। देखिए नॉमिनल जीडीपी, इसमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है करंट मार्केट प्राइस पे, मतलब कि इसमें हम कोई बेस ईयर नहीं रखते हैं। आज जितना है, मान लीजिए 2026 है, तो 2026 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है आज के प्राइस के हिसाब से, मतलब कि इन्फ्लेशन को घटाएंगे नहीं। डज नॉट अकाउंट फॉर प्राइस चेंज ओवर टाइम। नाउ रियल जीडीपी हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट या बेस ईयर पर लेते हैं और इसमें इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट आया था, इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइस बढ़ी थी उसको हटा देते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल चेंज इन प्रोडक्शन वैल्यू ओवर ईयर। जैसे रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100 कर देते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये एक इंडेक्स है जो मेजर करता है एवरेज प्राइस चेंज को गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिससे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 150% है, इसका मतलब है कि प्राइस 50% बढ़ गया है बेस ईयर के मुकाबले। तो जीडीपी डिफ्लेटर इन नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नाउ सीपीआई देखते हैं। सीपीआई में हम मेजर करते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली परचेस्ड बाय ए कंज्यूमर। यानी एक, हम जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, तो हम लोग जो गुड्स, जब कंज्यूमर लेवल पे हम चेंज इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को मापते हैं तो उसको सीपीआई कहते हैं। मतलब रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन को हम यहाँ मेजर कर रहे होते हैं। सीपीआई का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर इनटू 100। अब सीपीआई भी कई टाइप का है, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बेस ईयर 2016 लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मंथली जारी करता है। सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए बेस ईयर 1986-87 लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मंथली जारी करता है। सीपीआई आरएल यानी रूरल लेबरर्स, ये रूरल लेबरर्स के लिए 1986-87 बेस ईयर है, लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मंथली। सीपीआई सी यानी कंबाइंड ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है अर्बन और रूरल एरियाज का, बेस ईयर 2012 है और मंथली जारी होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। नाउ जो लास्ट वाला हमने देखा सीपीआई सी यानी कंबाइंड, इसका बेस ईयर 2012 है और मोस्पी इसको हमने देखा रिलीज करता है। तो इसकी कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे ज्यादा फूड एंड बेवरेज है, इसका हाईएस्ट कंपोनेंट है 45.86%। आप केवल पॉइंट वाला मत याद रखिएगा, 45 याद रखिए। उसके बाद हाउसिंग है 10%, क्लॉथिंग एंड फुटवियर 6%, फ्यूल एंड लाइट 6%, और मिसलेनियस में जैसे हेल्थ एजुकेशन ट्रांसपोर्ट इसका 30%। अब देख लेते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब इसमें होलसेल लेवल पे हम चीजों को देखते हैं। ये जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, उसका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बेस ईयर 2011-12 है। इसके मेन कंपोनेंट्स है प्राइमरी आर्टिकल्स 22%, फ्यूल एंड पावर 13%, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है 64%, 64%,
और ये मंथली जारी होता है। अगर डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस देखें तो डब्ल्यूपीआई होलसेल लेवल पे यानी प्रोड्यूसर साइड से जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो उगा रहा है चीजों को, उसके साइड पे देखते हैं, और सीपीआई रिटेल लेवल पे यानी कंज्यूमर साइड पे देखते हैं। डब्ल्यूपीआई में ध्यान रखिएगा, कभी भी जो गुड्स हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कहीं और से मंगाते हैं, उसको नहीं इंक्लूड करते हैं, जबकि सीपीआई में हम इंपोर्टेड गुड्स को शामिल करते हैं। नाउ एक कॉन्सेप्ट और है पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यह मापता है एवरेज चेंज ओवर टाइम इन सेलिंग प्राइसेस रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। मान लीजिए कोई डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, उसने किसी चीज को उगाया और उसको बेच रहा है, तो उस प्राइस में क्या बदलाव आ रहा है। इंडिया में देखिए पीपीआई का उतना प्रचलन नहीं है। इंडिया में उसी के लिए डब्ल्यूपीआई इसके प्रॉक्सी के रूप में काम करता है, क्योंकि पीपीआई फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। पीपीआई क्या है, तो एक सुपीरियर जीडीपी डिफ्लेटर है, मतलब अगर हम डब्ल्यूपीआई की तुलना में देखें तो, क्योंकि इसमें सर्विसेज शामिल है, डबल काउंटिंग नहीं करता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बाहर करता है। ये प्योर सप्लाई साइड मेजर ऑफ प्रोडक्शन हेल्थ है। नाउ रमेश चंद लीड एक वर्किंग ग्रुप बनाई गई और इसको काम दिया गया टू रिवाइज द डब्ल्यूपीआई बेस ईयर टू 2022-23 एंड क्रिएट द रोड मैप टू फॉर फुल ट्रांजिशन टू पीपीआई। मतलब रमेश चंद्र कमेटी का यही काम था कि भाई आप डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2022-23 पे लाइए, और जो हम लोग डब्ल्यूपीआई के रूप में यूज करते हैं उसको पीपीआई के फॉर्म में लाइए। अभी हमने देखा कि क्यों पीपीआई एक बेटर चीज है, इसीलिए हमें पीपीआई लाने की जरूरत है। अब पीपीआई हमने देख लिया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब हम देखते हैं आईआईपी। कंफ्यूज मत होइएगा पीपीआई और आईआईपी में। आईआईपी का मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यह मोस्पी का एनएसओ जारी करता है। मोस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बेस ईयर 2011-12 है। मंथली जारी होता है। शॉर्ट टर्म जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्या ट्रेंड है उसको यह मापता है। मैन्युफैक्चरिंग का वेट है 77%, माइनिंग 14% और इलेक्ट्रिसिटी 7.99 यानी 8% मानिए। मतलब रफ में आप ऐसे 77, 14 और 7 याद रखेंगे। आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी वेटेज को दिया गया है। टॉप वाला 3 और बॉटम वाला 1 याद रखिएगा। जैसे टॉप पे कोड हमने बना दिया है रेस। आर से है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इसका हाईएस्ट वेटेज है यानी 28%। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी और फिर है स्टील, तो आर ई एस रेस ऐसे याद रखेंगे। फिर है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और लास्ट में याद रखेंगे फर्टिलाइजर है। ठीक है। नाउ जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि क्यों जीडीपी वेलफेयर को, कल्याण जो हमारा कल्याण है उसको नहीं रिप्रेजेंट करता है। देखिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ समस्या है। अगर जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो कुछ ही लोगों में, कुछ ही लोगों को हो, और मेजोरिटी लोगों का जो जीडीपी है उसका स्प्रेड जो है वो नहीं दिख रहा। मुकेश अंबानी जो है या अडानी केवल अमीर हो रहे हो और जो गरीब है वो वहीं का वहीं हो। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को नहीं मापता है। जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वर्क, कोई भी डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं या हमारे घरों में जो हमारी माताएं काम करती हैं तो उसको नहीं ये करता है, या वॉलंटियर कोई कर रहा है, मतलब जहाँ पैसे का लेन देन नहीं है तो उसको नहीं काम करेगा। या बार्टर सिस्टम है कि मेरे पास राइस है, आपके पास व्हीट है, मुझे एक दूसरे को जरूरत है तो आप आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो फिर ये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जब इन चीजों को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपका जो जीडीपी है वो कम दिखाई देगा। एक्सटर्नालिटीज को नहीं देखता है। जैसे एक फैक्ट्री है, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बट ये भी तो है कि वो फैक्ट्री एक नदी है उसको गंदा करता है, पोल्यूट करता है, तो वो जो उसका कॉस्ट होगा हमारे हेल्थ पे, क्या जीडीपी उसको रिफ्लेक्ट करता है? नहीं। इकोनॉमिक सर्वे का अगर देखेंगे तो इंडियाज जीडीपी काउंट्स मार्केट्स नॉट किचन्स, ऐसा बोलता है कि किचन्स को नहीं काउंट करता है, और वुमेन का जो अनपेड केयर वर्क है या डोमेस्टिक वर्क है तो ये बेसिकली जीडीपी से बाहर रह जाता है, तो इसको लाने की जरूरत है। ना ग्रीन कुछ और अल्टरनेटिव मेजर हम देख लेते हैं वेलफेयर का। जैसे एक है ग्रीन जीडीपी। इसमें अगर मान लीजिए पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा है, रिसोर्स का ये होता है, तो हम उसको जीडीपी में से घटा देते हैं कि भाई ग्रीन जीडीपी जब हम निकालेंगे तो जीडीपी में से अगर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है उस पर जो खर्च लगा है उसको हम घटा देंगे, तब ग्रीन जीडीपी निकल जाएगा। एक है ग्रीन नेशनल अकाउंट। इसमें जब भी हम नेशनल अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें पर्यावरण का ख्याल रखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी जारी करता है, इसमें हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के आधार पे
ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच जैसे सुनेंगे आपको भूटान याद आना चाहिए। इसमें वेल बीइंग, उनकी कल्चर पे, उनकी इन्वायरमेंट पे, इसको प्राथमिकता दी जाती है ओवर जीडीपी। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, यह अमेरिका का एक मेट्रिक है जो कंसीडर करता है इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स को, जैसे क्राइम, पॉवर्टी, ओजोन में कितना डिप्लीशन हो रहा है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एसपीआई, ये राज्यों और जिलों के लिए है भारत का, और इसको रिलीज करता है ईएसी, जो प्राइम मिनिस्टर का मतलब, ईएसी मतलब होता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। प्रिपेयर करता है इसको इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। 12 कंपोनेंट्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं, कौन कौन से? बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी। तो इन 3 डायमेंशंस के अंतर्गत जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम मनी एंड बैंकिंग देखेंगे, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं। धन्यवाद।